हेलो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर के बारे में। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो इसके बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। हम लोग अगर डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि +2 में बोर्ड में डेरिवेशन चाहिए होता है, तो इस चीज को समझते हैं आज। तो आज का वीडियो मेरा जो आज का जो वीडियो है इसी को समर्पित है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसी प्रॉब्लम को हम लोग आज निकालने वाले हैं। ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर क्या कैसे निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये मेरे पास आज का टॉपिक है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर। क्लियर है। यहाँ पे हम जो कहा गया कि अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज स्फीयर की कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि अगर उसको आप चार्ज करो, अगर मान लो ये नॉन कंडक्टिंग होता तो इसको अगर चार्ज करते तो चार्ज इसका सरफेस पे केवल नहीं होता, ये बॉडी के अंदर भी चला जाता, ये अंदर भी चला जाता बॉडी के। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो थ्योरी काम करेगा वो क्या करेगा, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले मेरे पास जो है पहले से हम बना रखे हैं, लेट अ सॉलिड चार्ज स्फीयर और ऑफ रेडियस क्या, ये स्फीयर है, मान लो सॉलिड स्फीयर है, ये अंदर वाला जो दिख रहा है आपको ये सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है और ये पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज। ठीक है, ये कह रहा है पूरा केवल सरफेस पे नहीं है बल्कि सरफेस के अंदर बाहर उसके ऊपर सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है। अब इसके कारण इसके सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P है, ये पॉइंट P हो गया। अब इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण, इस सॉलिड चार्ज स्फीयर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हमको निकालना है। ठीक, तो अब स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे कि लेट अ सॉलिड चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r, क्या है, r है, एंड चार्ज q, और इस पे हमने चार्ज कितना दिया है, q दिया है। चार्ज कितना दिया है, q दिया है। ठीक है, ठीक है, क्या लिखें, लेट अ सॉलिड चार्ज स्फीयर और ऑफ रेडियस r। जो इंफॉर्मेशन है, जो आपको फर्निश करना है इंफॉर्मेशन बिफोर द ड्राइविंग द फॉर्मूला। ठीक, तो यहां पे हम ले लिए चार्ज। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि चार्ज तो तीनों डायमेंशन में चल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेंथ भी गया, ब्रेथ भी गया और हाइट को भी अटेंड किया, यानी कि 3 डायमेंशन में है। तो वॉल्यूम की बात की जाएगी। अब वॉल्यूम की बात की जाएगी तो वॉल्यूम रो बराबर क्या निकल गया मेरे पास, चार्ज बटा में टोटल वॉल्यूम लिख लिए यहाँ। तो ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम हो गया 4/3, सॉलिड का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यू। तो यहां से Q का वैल्यू निकल गया, ये मेरे पास Q का वैल्यू निकल गया। ठीक है, Q कितना आ गया, तो रो इंटू 4/3 पाई r Q, ये इक्वेशन 1 ले लिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हमने कहा कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। हमको निकालना क्या है, मुझे करना क्या है, सबसे बड़ी बात कि मुझे करना क्या है। तो मुझे करना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे निकालना है, पी पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी है, तो स्मॉल r डिस्टेंस है। कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक, अब यहां से हमने लिखा कि वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फीयर एट P। देखिए यहाँ पे क्यों, ये सब स्टेटमेंट आपको लिखना होगा, ये याद रखिएगा, ये सारा कुछ आपको लिखना होगा, मजबूरी है लिखने की, क्योंकि पेज जब तक भरा नहीं रहेगा, 32 पेज दिया जाता है आप लोगों को 12th में, 32 पेजेस दिया जाता है फाइनल एग्जाम में। 32 पेजेस में आपको समझिए कि क्यों दिया जा रहा है, दिया जा रहा है भरने के लिए। जितना ज्यादा भरिए, जितना ज्यादा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि +2 जो है एक्सप्लेनेशन चाहता है, IIT और नीट रिजल्ट चाहता है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता है। तो ये आप अपने इस बात को अपने खोपड़ी में बढ़िया से बैठा लीजिए तो बढ़िया रहेगा। और कह रहा है कि विच
इज विच इज आर डिस्टेंस, कहां पे है, विच इज आर डिस्टेंस, ठीक, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर, यहां से आर दूरी पर है, ठीक, मान लिए। अब यहां हम लगाते हैं गॉसियन सर्कल, उस चार्ज को घेरने के लिए, कंप्लीट कवर करने के लिए जो एरिया चाहिए होगा वो एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा, तो एरिया निकाल लेंगे हम यहां से कितना, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बराबर ये जो आया द फ्लक्स जो आया गॉस के अनुसार, तो क्या आ जाएगा, क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, स्टेटमेंट बार गॉस का स्टेटमेंट था। गॉस ने कहा था कि भैया कोई चार्ज को तुम फ्री स्पेस में रखते हो, रखते हैं, तो टोटल जो फ्लक्स होगा होगा वो कितना होगा, दो जो चार्ज होगा उस चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, तो ये होगा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, यही बात तो बोला गॉस। तो यहाँ पे भी वही लगा दिए हम, तो क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, और क्यू को कितना निकाले हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, क्यू का वैल्यू लिख दिए, तो ये मेरे पास आ गया फ्लक्स, ये जो आया मेरे पास क्या आया, ये आया फ्लक्स, ये आ गया, ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या किए, यहां से चले आए, कहे कि लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया डीए काटे, किस पे काटे हैं, डीए, तो यहाँ पे चले आओ आप, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास है एक छोटा सा सरफेस एरिया, अगर यहाँ पे कंसीडर करो आप, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डी, एलिमेंट एरिया डी, तो डीए का डायरेक्शन अगर ये ले लें और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसमें से निकलेगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाए, यहाँ पे क्लियर है, यहां से चले आए यहाँ पे, ये मेरे पास आया अगला। नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डिफिनेशन से हम चलते हैं, तो E इंटू डी ए होता है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। अब क्लोज इंटीग्रेशन ये फाई हो गया मेरे पास, इंटीग्रेट हुआ E इंटू डी ए, मुझे पता है कि फाई का जो फ्लक्स का जो टोटल जो फ्लक्स होगा वो 0 से कहीं स्टार्ट होगा और टोटल F तक जाएगा, किसी फाई तक जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा, ठीक है, तो यहां से गया ये फाई तक, तो हमारे पास नेट फ्लक्स कितना आ गया, E इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, फाई इक्वल टू, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन इक्वेटिंग, इक्वेटिंग, देखिए यहाँ पे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो क्या लिख रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेटिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड सॉरी 2 एंड 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इक्वल टू फ्लक्स कितना आया था, तो आप देखिए यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 2 में कितना आया, देखिए आप यहाँ पे चले जाइए पिछला पेज पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया था, फाई इक्वल टू रो इंटू 4 पाई r³ अपॉन 3, तो यहाँ पे चले आते हैं, वही चीज को लिख देते हैं यहाँ पे, रो इंटू 4 पाई r³ अपॉन 3, अब यहां से देखो तो 4 पाई से 4 पाई गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो आएगी, ठीक है, अरे सिग्मा तो छूट रहा है, लग रहा है एप्सिलॉन नॉट तो छूट रहा है कहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहाँ पे आया था ना क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट छूट रहा है ना, एप्सिलॉन नॉट, देखे यहाँ पे क्यू बराबर आया था सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का वैल्यू हमने रखा था यहाँ से, ये मेरे पास क्यू का वैल्यू था, ये 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 क्यू का वैल्यू था, यहां से निकाले थे, याद है, जो कि क्वेश्चन 1 रखे थे,
ये वाली वैल्यू 4/3 पाई आर की, ठीक है। तो ये मेरे पास आया था। अब चलते हैं ऊपर, ये मेरे पास आ गया। तो यहां से हम यहाँ पे बड़े लिखे वैल्यू 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हाँ आया, ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया, रो इंटू आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। आप देख लीजिए सॉल्व कर करके इसको, ये आएगा, ठीक है ना, ये मेरे पास आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं कि यहाँ पे केसेस ले लिया, यानी कि हमारे पास फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पी पे, पी विल बी आउटसाइड द स्फीयर। नाउ इन दैट केस द इलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो इनटू आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। अब ले लेते हैं केस, ठीक है, यहां लेते हैं केस 1, ठीक है। तो केस ले लेते हैं, केस 1, दो केसेस ले लेते हैं। अब बताओ आपकी ये जो आपने हमको जो बोला गया था, ये मेरे पास है, ये है स्फीयर, जो सॉलिड चार्ज स्फीयर है, जो इसके पूरे बॉडी पे फैला हुआ है, और इसका सेंटर है ये O, और यहां से कितनी दूरी पर था, R दूरी पर, R। और ये मेरे पास था कहानी यही ना था। अब ये पॉइंट अगर इस सरफेस पे आ जाए तो आर की जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो जाएगी, आर की वैल्यू आर के बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बार, जो कि ये था रेडियस, नहीं होगा। तो यहां पे हम लिखें कि केस 1 वेन आर यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, ठीक है। तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको देख लेते हैं। E इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं P लाइज ऑन द सरफेस। P कहाँ लाइज करेगा, सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, ये जो हमारे पास है, तो रो इंटू आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर, एक गया, ये गया, ये पूरा, और यहाँ पे एक बच जाएगा। हमारे पास ई कितने बराबर आ जाएगा, रो इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है, ये आ गया। तो याद रखना है यहाँ पे, यहां से क्वेश्चन कैसे दे देगा, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू ई बराबर आया। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर आर यहाँ पे बहुत सॉलिड स्फीयर का रेडियस को अगर बढ़ा करते जाएंगे तो उसके सरफेस पे उसको चार्ज रखने की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेडियस बड़ा हो रहा है और रो पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे रो पे अगर रो को कांस्टेंट रखें तो, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर के, ठीक है। कब, वेन रो यानी कि डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, ठीक है, ये मेरे पास आया। अब चलते हैं, केस 1 हो गया, अब केस 2 में लेके चलते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं कि इसके रेडियस को छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हम केस 2 में लेके चलते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लेते हैं केस 2, डी है, और यहां से ये
सॉलिड चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ चला आता है पी, पी यहाँ आता है और ये सेंटर है ओ, और यहाँ से ये दूरी मेरा जो है वो कितना है, यहाँ पे देख लेते हैं, रुक जाइए, ये ले लेते हैं, ये है वो, और यहाँ से हम कर क्या रहे हैं, ये पॉइंट वो है और ये पॉइंट पी है। जब यहाँ पे हम अंदर चले, यानी कि आर क्या हो गया, एक छोटा सा चार्ज हो गया, छोटा, तो यही ना होगा, एक जो अंदर में एक छोटा सा आर रेडियस का, ये कैपिटल लेटर कैपिटल आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये स्मॉल आर है, ठीक है। और ये पॉइंट पी है, पी क्या हो गया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, पी कहाँ चला गया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इनसाइड जब चला गया है तो उस कंडीशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर में कितनी होगी किसी भी पॉइंट पी पर, तो उसको आज अभी निकालते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास लिखते हैं यहाँ पे केस 2 आर लेस देन आर when point P lies inside the solid sphere। ये कहाँ लाइज कर रहा है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक, P। तो उस कंडीशन में हम फिर से लगाते हैं गॉस थ्योरम, जो भी चीजें थी उसको फिर से लगाते हैं। तो हम अंदर का पहले ये R अगर है तो अंदर का ये जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम निकाल लेते हैं कितना है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो हमारे पास लिख रहे कि सॉलिड स्फीयर। तो यहां से शुरुआत कैसे करेंगे वो बात कर रहे हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, जिसको हम v से माने, v वॉल्यूम को, r, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r, आर क्यूब, ठीक है। अंदर वाले की वैल्यूम अगर एक, तो हमको ये करना है कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो सॉलिड स्पेस, देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये जो सॉलिड जो है अंदर में, इस सॉलिड के पास कितना चार्ज है वो हमको निकालना होगा ना, उसके पास कितना चार्ज है वो निकालना है। तो इसके पास जो चार्ज है उस चार्ज को कैसे निकालेंगे, तो इसके वॉल्यूम को निकाल कर वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यूनिट वॉल्यूम के पास कितना चार्ज है, मान लो यूनिट वॉल्यूम के पास 10 कूलम चार्ज है, ठीक, और वॉल्यूम निकल के आया मान लो कि 20 मीटर क्यूब, तो 20 मीटर क्यूब इंटू अगर 10 कर देंगे तो टोटल चार्ज उस वॉल्यूम के पास कितना वो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम उसी चीज को करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि लेट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। नाउ चार्ज possessed by volume v is थीटा डैश, कितना है, कोई थीटा डैश है मान ले रहे हैं, कितना है थीटा डैश, ठीक। देन थीटा डैश बराबर क्या हो जाएगा, थीटा डैश इक्वल टू, अगर जो चार्ज है तो थीटा डैश यानी कि क्यू डैश बराबर, अगर थीटा नहीं क्यू डैश ले लेते, क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा निकाले तो रो इंटू क्या लिखेंगे,
भी लिखेंगे, भी डैश, भी लिखते हैं, वॉल्यूम भी डैश नहीं, भी नहीं लिए, भी डैश नहीं, भी लिए हैं, यानी कि यूनिट वॉल्यूम के पास चार्ज कितना है उसको अगर वैल्यू वॉल्यूम से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कि टोटल चार्ज कितना है। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, रो इंटू, रो जो है मेरे पास, रो इंटू भी कितना निकाले हो आप, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, ये निकालो आप। ठीक, अब यहां से क्यू डैश निकालने, ये मेरे पास आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, ये आ गया, क्या आया, ये क्यू डैश आ गया। यानी कि टोटल जो अंदर का जो इमेज एक सर्फ जो बनेगा सॉलिड, ये जो सॉलिड बना है, ये जो सॉलिड बना है, इस सॉलिड के पास चार्ज कितना है, तो ये है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर है। अब हम चल लगाते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला लगाए तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि फ्रॉम गॉस लॉ, लॉ से टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स दैट इज 5। तो 5 बराबर क्या निकल के आएगा मुझे आप बताइएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू डैश बटा में एप्सिलॉन नॉट, इट वाज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस, टोटल फ्लक्स जनरेटेड बाय अ चार्ज is equal to 1 by epsilon naught times to the magnitude of the charge. Now in that case q dash is equal to 1 by epsilon naught times, ये निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंदर में चले जा रहे हैं, जब अंदर में जा रहे हैं तो अब ये बताइएगा कि यहाँ पे इसका एप्सिलॉन नॉट तो काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, एप्सिलॉन काम करेगा, क्योंकि अंदर का मीडियम, बाहर में थे तब तक बढ़िया था, लेकिन जैसे ही अंदर में गए तो मीडियम मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और उसका मीडियम का परमिटिविटी कुछ कुछ भी होगा, बट ये नहीं होगा। क्लियर है। तो यहां पे हम उस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो तो आप यहाँ पे क्यू इप्सिलॉन नॉट आ गया, इप्सिलॉन आ गया, फ्रॉम गॉस लॉ टोटल फ्लक्स 5 इक्वल टू इप्सिलॉन। इप्सिलॉन के बारे में कह रहे हैं परमिटिविटी permittivity of the medium of solid स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मीडियम क्या होगा, उसकी परमिटिविटी को ई ले रहे हैं। अब यहां पे चलते हैं आगे, लिखते हैं फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डिफिनेशन से। ठीक है, फ्लक्स के डिफिनेशन से कह रहे हैं फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स डी फाई बी द फ्लक्स received by received by Gaussian received by, रुक जाइए received by surface dA on the Gaussian surface। ठीक है, ये है मान लो, तो उस कंडीशन में ऑन द गॉसियन सरफेस, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू
E इंटू DA, एरिया ले लेते हैं क्लोज। तो 5 यहां से क्या निकल के आएगा, E इंटू ये जो एरिया आएगा वो एरिया कितना होगा। अब आप खुद सोचिए कि इसको कवर अप करने के लिए टोटल एरिया कितना चाहिए। तो वो जो चाहिए कवर अप करने के लिए वो पाई आर स्क्वायर ही ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इंटू ये जो आएगा मेरे पास, ई इंटू कितना आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास टोटल फ्लक्स। अब इक्वेशन इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं उधर 3 माने थे ना, तो इसको मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए, इक्वेशन इसको फ्लक्स बराबर इसको मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां से प्लग इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग, तो इक्वेट किसको किसको करना होगा, इक्वेटिंग 2 एंड 3, तीनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करना है मुझे। तो कितना आ जाएगा, Q डैश यानी कि अपॉन इप्सिलॉन इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर है, ये यहाँ पे आ गया। अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाले, तो Q का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। Q का वैल्यू कितना निकाले हैं हम, तो Q निकाले हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए आप Q कितना निकाला गया है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू आया है। तो हम लिखे हैं यहाँ पे रो इंटू 4/3, 4 नीचे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये था अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 4 E इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। यहां से देखो तो ये तो गया, केवल आर बचा, ठीक, 4 पाई से 4 पाई भी गया। तो हमारे पास E बराबर क्या निकल के आया, E बराबर आया, यहां से अगर निकालें तो क्या निकल के आएगा, E अगर लिखे तो रो इंटू आर स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया, ये देख लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि मैक्सिमम की बात कर लें, मिनिमम की बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आर की वैल्यू अगर 0 कर दो आप, यहाँ पे केस 3 ले लेंगे, केस 3 भी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेंटर पे आ जाता है, अगर यही ना छोटा वाला स्मॉल आर है, ये कभी स्मॉल आर यहाँ पे था, ये आप पी यहाँ पे था, पी एक बार यहाँ पे आया, अब पी अंदर आ गया और पी सेंटर पे चला जाए, तो आर अगर 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पे छोटा सा ध्यान से करना होता है एक्सप्रेशन, ऑनलाइन में ही कपड़ा। अब ये एप्सिलॉन आ गया, ये आ गया मेरे पास टोटल। हम कह रहे हैं कि केस अगर ले लें 3, आर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 0, हेंस P लाइज ऑन द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब चलते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ की बात कर लें, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखो तो आप, ये कुछ इस तरह से है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, ऑन द सरफेस, जब रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से चलते हैं हम, तो इसका ग्राफ खींचे,
तो जैसे जैसे जीरो है, मान लो आर इक्वल टू, ये आर ले लेते हैं, ये रेडियस वाला है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये है आर, डिस्टेंस वाला, ठीक है। जैसे जैसे आर जीरो है, तो आर जीरो यहाँ मतलब सेंटर पे है, मैक्सिमम कहाँ पे हो गया, तो ये हो गया, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, आर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ पे चला या मैक्सिमम। अब यहाँ के बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, दूर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। अब यहाँ से घटना शुरू हो गया ऐसे, तो ये मेरे पास ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया इसका, ठीक है, क्लियर है। ये जो दिखाया, ये जो है, ये कैपिटल आर को दिखा रहा है, ये पॉइंट यहाँ से ये आर को दिखा रहा है, और यहाँ से ये आर अंदर बाहर जो हो रहा है उसकी वैल्यू को वो बता रहा है। समझ में आ रही है बात। तो ये हम देख लिए, क्या देखे आज हम लोग जाने, आज हम लोग जाने कि कैसे सॉलिड स्फीयर के कारण, यानी कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर निकालना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे सारा कुछ करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले से हैं प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोग कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।